चलिए हम लोग बात कर रहे थे इससे पहले हम लोग लॉग की बात कर रहे थे यहाँ पर कि लॉग की वैल्यू किस तरीके से हमारा निकलेगा। तो डेल्टा एच बाय 2.303 आर टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से यहाँ पर 1/T1 माइनस 1/T2 और जो वैल्यूज आए हैं आपके लॉग K2 बाय K1। अब यहाँ पर K2 क्या है, K1 क्या है? तो K2 जो है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है टेम्परेचर T2, K1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है टेम्परेचर T1, डेल्टा एच है हमारा एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर और R जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसको मोलर गैस कांस्टेंट भी कहा जाता है। अब यहाँ पर अगर आप इस रिएक्शन में हीट लगा रहे हो, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव कर रहे हो तो K2 माइनस K1 की वैल्यू नेगेटिव होगी। और अगर आप यहाँ पर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर रहे हो, डेल्टा एच इज इक्वल टू 0 कर रहे हो तो K2 इज इक्वल टू K1 हो जाएगा। और तीसरे कंडीशन में जब आप इसमें से हीट बाहर निकाल रहे हो, डेल्टा एच की नेगेटिव कर रहे हो तो K2 इज ग्रेटर देन K1। कहने का मतलब यहां पर जब भी आप K2 के रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करोगे तो डिपेंड करेगा किस टाइप का हमारा रिएक्शन है। log K2 माइनस K1, log K2 माइनस log K1 की वैल्यू अगर आपका 0 है, मतलब यहां पर डेल्टा H इज इक्वल टू 0, तो यहां पर log K2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log K1 हो जाएगा, है ना। दोनों का रेशियो 1 हो जाएगा जब डेल्टा एच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब हो गया इस परिस्थिति में देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, राइट। लेकिन जब अगर आपका वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव हो, जब डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव हो तब क्या होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर जस्ट सपोज कीजिए डेल्टा एच की वैल्यू मैं यहां पर पॉजिटिव कर रहा हूं, डेल्टा एच की वैल्यू मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, पॉजिटिव कर रहा हूं। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक का मतलब हो गया log K2 माइनस log K1 की वैल्यू जो है वो निगेटिव वैल्यू होगी। निगेटिव वैल्यू मतलब क्या हो गया, लेस देन 0। 0 ही बड़ा है आपका, राइट, इट इज लेस देन 0। तो लेस देन 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, यहां पर log K2 से बड़ा आपका log K1 हो जाएगा, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर टेम्परेचर जो है आपका इंक्रीज हो रहा है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका डिक्रीज हो रहा है। यहां पे याद रखना, इसका मतलब इट मींस टेम्परेचर इंक्रीजेस एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेस। इसके अपोजिट में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब ही हो गया, इसका मतलब इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन। और जब डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो उसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये जो है आपका K2 इज ग्रेटर देन K1 हो जाएगा और उसमें आपका कंसंट्रेशन कांस्टेंट जो है वो इंक्रीज होगा। गॉट इट। चलिए अब आ जाइए, आप लोग नया टॉपिक डालेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर रिएक्शंस। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन फॉर रिएक्शंस। क्या फर्क पड़ेगा जब हम प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन
बढ़ाएंगे और घटाएंगे तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस रिएक्शन पर क्या फर्क पड़ेगा। चलिए टॉपिक डालेंगे हम लोग, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट expression for reactions, expression for reactions। सबसे पहले होमोजीनियस गैसियस इक्विलिब्रियम, होमोजीनियस गैसियस इक्विलिब्रियम। क्या होगा, व्हाट डू यू मीन बाय होमोजीनियस गैसियस इक्विलिब्रियम? होमोजीनियस गैसियस इक्विलिब्रियम का मतलब डेल्टा एन अगर आप जीरो रखते, कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के नंबर ऑफ मोल्स अगर सेम हो, एज फॉर एग्जांपल जस्ट सपोज कीजिए अभी जस्ट हम लोगों ने लिखा भी था H2 भी गैसियस स्टेट में है, I2 भी गैसियस स्टेट में है और हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड भी गैसियस स्टेट में है। तो अगर आप डेल्टा एन की वैल्यू निकालिएगा, यहाँ पर डेल्टा एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2 हो गया, माइनस 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2 - 2 इज इक्वल टू 0, राइट। तो डेल्टा एन की वैल्यू आपका यहाँ पर इस रिएक्शन में 0 हो गया। इस रिएक्शन के लिए जो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है वो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब आप इसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट निकालिए, तो Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी? जस्ट एक रिएक्शन को समझने के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन। यहां पर H2 + I2 = 2HI है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, 2HI है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन को मैं IC से डिनोट कर रहा हूं, इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन में हमारा H2A है, I2B है और ये 0। एक्चुअली ये होता नहीं है 0, मैं बार बार कह रहा हूं ये 0 होता नहीं है, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं। अब यहाँ पर अगर हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर 2x हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है मतलब मोल्स ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन EC = A - x एंड B - x। बोलोगे सर वहां पे तो डायरेक्टली 2x है, तो बेटा दोनों रिएक्टेंट में से x माइनस हुआ है, तब तो जाकर के वहां पे +x हुआ है, तब जाकर के वहां पे 2x हुआ ना, x + x। तो इसीलिए यहाँ पर अगर आप एक्टिव मास की बात करें, यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा एक्टिव मास की अगर हम बात करते हैं तो A - x/v, B - x/v और 2x/v होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। अब आ जाइए अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन। अब हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन में जैसे मैंने आपको बताया था कंसंट्रेशन, यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन का मतलब हो जाता है बैकवर्ड रिएक्शन। याद रखना, फॉरवर्ड और बैकवर्ड तो पता है ना। फॉरवर्ड रिएक्शन में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्शन हमारा सेम रहेगा, लेकिन लॉ ऑफ मास एक्शन में यहाँ पर प्रोडक्ट के बदले जो है वो रिएक्टेंट हो जाएगा, याद रखना आपने। तो यहाँ पर जो हमारा बैकवर्ड रिएक्शन है H2 + I2 = 2HI में 2HI जो है हमारा यहाँ पर, तो इसके अंदर में हमारा रिएक्टेंट ये हो गया और ये दोनों प्रोडक्ट इन बैकवर्ड और फॉरवर्ड में ये प्रोडक्ट हो गया। तो अगर हम Kc इन लॉ ऑफ मास एक्शन में लिख रहे हैं तो प्रोडक्ट जो है हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में HI² अपॉन H2 और I2 होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा, और बैकवर्ड में इसका उल्टा हो जाएगा, होगा? यस और नो? यस होगा। अब आ जाइए वॉल्यूम, जो हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में देखा था HI का वॉल्यूम 2x/v है, तो यहाँ पर 2x/v का होल स्क्वायर कर दीजिए,
2x बाई v का होल स्क्वायर और H2 और I2 का कितना था, H2 का a माइनस एक्स बाई वी, a माइनस एक्स बाई वी, और I2 का था b माइनस एक्स बाई वी, यही था। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x स्क्वायर बाई वी स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स बाई वी स्क्वायर, लिख सकते हैं। वी स्क्वायर कैंसल, 4x अपॉन a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यस और नो? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इस रिएक्शन से क्या पता चल रहा है हमारा, अब इस रिएक्शन से अगर आप, क्योंकि आपने देखा है डेल्टा एन यहाँ पर आपका 0 है और केपी और केसी का जो रिलेशन होता है केपी इज इक्वल टू केसी आर टी टू द पावर डेल्टा एन, और डेल्टा एन की वैल्यू हमारा 0 है, राइट। तो केपी की वैल्यू और केसी की वैल्यू सेम हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि जब आपका डेल्टा एन 0 है तो केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टू द पावर 0, किसी भी चीज का पावर 0 मतलब 1 इज इक्वल टू केसी इंटू 1 दैट इज इक्वल टू केसी, और केसी का वैल्यू अभी जस्ट हमने यही निकाला है। तो ये जो वैल्यू है ये सेम वैल्यू हमारा केपी का भी हो जाए। गॉट इट? समझ में आया? ये था हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन स्पेशली होमोजेनियस गैसेस। ऑनलाइन वालों जागे हो कि सो गए हो सब? सीमा? यस सर। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। जब केपी और केसी इक्वल हो जाए, व्हेन केपी इज इक्वल टू केसी, देयर विल बी नो यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, नो यूनिट्स। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अगर हमारा टेम्परेचर और प्रेशर से ही लेना देना है, वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं है, तो इस क्वेश्चन के आधार पर इफेक्ट ऑफ प्रेशर में हम लोग कह सकते हैं जब वॉल्यूम की बात ना हो उस समय में इफेक्ट ऑफ प्रेशर की अगर हम बात करें तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर खास करके जब वॉल्यूम की बात ना हो तो याद रखना उस समय में तुम लोग कह सकते हो concentration constant is directly proportional to pressure। मैंने क्या कहा, वॉल्यूम की बात ना हो, वॉल्यूम की बात होगी तो मतलब डेल्टा एन की वैल्यू अलग हो जाएगी, होगी ना? तो डेल्टा एन की वैल्यू यहाँ पर सेम होनी चाहिए, तो इसीलिए डेल्टा एन की वैल्यू सेम होगी, तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट जो है वो डायरेक्टली क्या होगा, प्रेशर के प्रोपोर्शनल में हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर प्रेशर से इंडिपेंडेंट है, प्रेशर का कुछ भी फर्क इस कंसंट्रेशन पे नहीं होगा। Kc इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और खास करके क्योंकि वॉल्यूम है ही नहीं, तो वॉल्यूम अगर नहीं हम कंसीडर कर रहे हैं तो Kc इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। देखो बच्चा, जब खास करके हम लोग वॉल्यूम की बात करते हैं तब जाकर के हम बता सकते हैं कि फर्क पड़ेगा कि नहीं। यहाँ पे वॉल्यूम की बात ही नहीं कर रहे तो डेफिनेटली कोई फर्क नहीं। तो अगर इस परिस्थिति में आपको मैं पूछूं कि रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट बन रहा है और प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट बन रहा है
तो आप क्या बोलोगे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अगर इंक्रीज कर रहा है तो रिएक्शन का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज कर रहा है तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का इंक्रीज कर रहा है। याद रखना, रिएक्टेंट से अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं, ये हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, याद रखना, फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इंक्रीजेस, रिएक्टेंट में आप लोगों को पता है जैसे ही हम रेट इंक्रीज करेंगे ऊपर से, जैसे मैंने आपको कहा यहाँ पे अगर ये x है, ये 0 है, ये a हो गया तो ये x माइनस a हो गया, ये अगर b हो गया तो ये x माइनस b हो गया, ये c हो गया तो ये x माइनस c हो गया। इधर जितना बढ़ रहा है इधर उतना घट रहा है, बराबर। इसको दोनों व्यू से देखिए, फॉरवर्ड से भी एंड बैकवर्ड से भी। इसीलिए यहां पर कहा जाता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस, रिएक्टेंट का अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, कौन सा रिएक्शन होगा, बैकवर्ड या फॉरवर्ड? concentration of reactant increases, rate of forward reaction increases। तो भी क्यों होता है बता रहा हूं, देखो यहां पर जस्ट सपोज करो तुम लोग फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, बराबर। रेट बढ़ रहा है, मैं यहां पर रेट बोल रहा हूं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज कर रहा है। फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। तो इक्विलिब्रियम में जितना, ये अगर 1% था और ये 99% था, तो ये 98 होगा तब ये 2 होगा ना, ये 97 होगा तब ये 3 होगा ना। तो ये आपका बढ़ रहा है ना, 3 हो रहा है तब वो 97। तो कहने का मतलब इस चीज को ऐसे समझिए कि अगर ये हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए 199 है और फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए 99 और 1 है, बात समझने की कोशिश कीजिए। तो रेट ऑफ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीजेस तो फॉरवर्ड रिएक्शन में डिक्रीजेस, तो बैकवर्ड रिएक्शन में इंक्रीज, याद रखना। तो इसीलिए तुम्हारे नोट्स में जो दिया हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ रेट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब इसका मतलब हो गया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब हो गया प्रोडक्ट, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब हो गया प्रोडक्ट। तो अगर तेरा रिएक्टेंट बढ़ रहा है तो प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीजेस। और अगर इसको तू कम कर रहा है ना, फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस, फॉरवर्ड, ये इंक्रीज हुआ मतलब टाइम t0 से t1 हुआ, t2 हुआ, tt हुआ, ये हुआ इसका मतलब। बाकी इंक्रीज कर रहा है ना, 0 से 1 सेकेंड, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड, 3 4 5 6 7 8, और जब ये घटेगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगा। जब आपका t4 से t3 होगा, t2 होगा, t1 होगा, तो ये आपका इस प्रकार से इंक्रीज होगा। गॉट इट? अब चलिए हम लोग चलते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन एक्सो एंड एंडोथर्मिक, हमने ऑलरेडी देख लिया, प्रेशर भी देख लिया। होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन, होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन, डिसोसिएशन कांस्टेंट, होमोजीनियस gaseous reaction, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, PCl3 प्लस Cl2, सब के सब एक ही फिजिकल स्टेट में है, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, होमोजीनियस कहेंगे। अब आ जाइए यहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल
कंसंट्रेशन। सबसे ज्यादा क्या होगा, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और इक्विलिब्रियम स्टेट पर अगर ये भी आपका x है और ये भी x है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पर, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका, अच्छा ये a ले लो तो, हाँ तो ये हो जाएगा आपका a माइनस एक्स होगा कि a माइनस 2x होगा, पहले ये बताओ। a माइनस एक्स होगा, पूछो क्यों। अभी जस्ट मैंने तुमको बोला है रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, बोला था ना। याद रखना इन सब चीजों को, कौन कौन परिस्थिति में कौन कौन सा इंडिपेंडेंट है। तो a माइनस एक्स हुआ यहाँ पर। अब अगर हम एक्टिव मास की बात करें, a माइनस एक्स बाई बी, एक्स बाई बी, एक्स बाई बी। अब आ जाओ तुम लोग ओरिजिनल, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, ALMA, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, बराबर। अब आ जाओ कंसंट्रेशन कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो हमारा केसी जो है प्रोडक्ट में हमने देखा PCl3 और Cl2 है, और हमारा रिएक्टेंट है PCl5, बराबर। और इसमें हमने देखा x बाई बी, और यहाँ पे भी x बाई बी, और यहाँ पे x बाई बी, a माइनस एक्स बाई बी, बराबर, राइट। अब आप लोग यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटू वी अपॉन ए माइनस एक्स हो जाएगा ना, ए बाई बी बाई सी बाई डी इज इक्वल टू ए बाई बी इंटू डी बाई सी। फ्रैक्शन में आप लोगों ने सीखा होगा, तो ये स्क्वायर से ये कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस एक्स बाई बी हो जाएगा, यही होगा, यस और नो। अगर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कांस्टेंट ले ले, मतलब when a is equal to 1, ये कब होगा, जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 के बराबर हो जाए। ये सारी चीजें आप लोग क्लास 12 में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ोगे बच्चों, चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 4 दोनों में पढ़ोगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, when a is equal to 1 at the degree of dissociation, तो यहां पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बंधुओं, Kc is equal to x upon 1 minus x into v, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो अगर आपको कोई पूछे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में जब आप कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हो तो वो क्या आता है, तो Kc is equal to x upon 1 minus x into v होगा। और इसी चीज का जब आप टोटल प्रेशर कैलकुलेट करोगे, टोटल प्रेशर का मतलब क्या हो गया, टोटल प्रेशर का मतलब Kp इज इक्वल टू हो गया प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रेशर ऑफ PCl3 इनटू प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन प्रेशर ऑफ PCl5, यही हुआ ना। और इसमें मैंने तुम लोगों को बताया था मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। इसका जो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा x अपॉन a प्लस एक्स इंटू पी, होगा कि नहीं होगा, होगा। फिर वापस से x अपॉन a प्लस एक्स इंटू पी, और नीचे में a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स अपॉन पी। ये a माइनस एक्स और a प्लस एक्स जो है क्या है, टोटल मोल फ्रैक्शन है a प्लस एक्स, पार्शियल मोल फ्रैक्शन a बाई a प्लस एक्स, x बाई a प्लस एक्स, और x बाई a प्लस एक्स जो है तुम्हारा प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का a माइनस एक्स, बराबर। इस दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाला में जो वैल्यू है आपका Kp इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या x बाई a प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर, राइट। नीचे में आपका हो जाएगा a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स इंटू पी,
और यहाँ पर है आपका पी स्क्वायर से पी कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पर 2 बार a प्लस एक्स है तो एक बार a प्लस एक्स हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब जो वैल्यू बच गया है वो एक्स स्क्वायर, ऊपर में सिर्फ एक्स स्क्वायर बच गया और नीचे वाला जो a प्लस एक्स है वो ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर हम लोगों के पास 2 बार था ना, एक ही बार कैंसिल हुआ, तो एक्स स्क्वायर बाई a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स और ये इंटू पी, राइट। और इसको जब आप एक साथ लिखोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर पी अपॉन ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है बच्चों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर हो गया ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और जब हमने ए की वैल्यू 1 रखी है ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर पी अपॉन 1 माइनस एक्स at dissociation constant when a is equal to 1। समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? प्यारे बच्चों, कोई रिस्पॉन्स? वेरी नाइस। चलिए लास्ट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर में हमने देखा एक्स स्क्वायर पी। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में हमने देखा अभी Kp इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पी अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहां पे a की वैल्यू 1 हो जाती है। तो अगर मैं आपको पूछूं कि अगर 1 जो है x से बहुत बड़ा है या 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 के बराबर है, तो इस समय क्या हो जाएगा? जस्ट सपोज कीजिए if 1 minus x square is greater than 1, or just suppose x is less than 1, तो 1 minus x square is equal to 1 लिख सकते हैं हम लोग कि नहीं लिख सकते? क्योंकि x जो है 1 से बहुत छोटा है, 1 से बहुत छोटा है, तो लगभग हम लोग 1 के बराबर लिख सकते हैं ना बेटा। बहुत छोटा है, अगर x की वैल्यू 1 से बहुत छोटा है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 के बराबर हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो क्या नीचे में हम लोग यहाँ पर Kp इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय पी अपॉन 1 लिख सकते हैं, या इसको Kp इज इक्वल टू डायरेक्ट एक्स स्क्वायर पी लिख सकते हैं हम लोग कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। बहुत अच्छा। अब आ जाइए यहाँ पर फिर से एक बार। अब यहाँ पर आपने बोला लिख सकते हैं सर Kp इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पी, तो क्या हो जाएगा बच्चों? Kp बाय पी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, तो x की वैल्यू अंडर रूट Kp बाय पी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यस और नो? होगा। तो अगर Kp क्या है हमारा? कांस्टेंट प्रेशर है, तो कांस्टेंट तो बेटा अंडर रूट के अंदर रखो कि बाहर रखो तो बराबर है। कांस्टेंट को हम हटा सकते हैं, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय अंडर रूट पी? नहीं लिख सकते। अगर हम कांस्टेंट प्रेशर को हटा दिए तो लिख सकते हैं। और अगर मान लीजिए अंडर रूट से अगर बाहर भी निकलेगा तो भी तो इनवर्सली ही रहने वाला है। बात समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन यहां पर सीधा सीधी क्या हो जाएगा? 1 का तो भाई याद रखना एक चीज, 1 का स्क्वायर रूट करो या अंडर रूट करो 1 ही वैल्यू होगा। 1 अंडर रूट पी, ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू का अंतर्गत से हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि अगर x की वैल्यू बढ़ेगी तो प्रेशर की वैल्यू घटेगी, प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी तो x की वैल्यू घटेगी। तो कहने का मतलब हम ये चीज क्लियर कर देते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर। तो प्रेशर डिक्रीजेस, डिसोसिएशन इंक्रीजेस, बराबर। प्रेशर डिक्रीजेस,
dissociation increases. So concentration of PCl5 increases in forward direction and concentration of PCl3 and Cl2 increases in backward direction. Concentration of PCl5 decreases in forward direction. फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब हो गया PCl5 से PCl2 और PCl3 और Cl2 बनता है फॉरवर्ड डायरेक्शन, और बैकवर्ड डायरेक्शन में PCl3 Cl2 से PCl5 बनता है। तो PCl5 जब बनता है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, और PCl3 और Cl2 बनेगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंसंट्रेशन। टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में याद रखना, यहाँ पर temperature is directly proportional to pressure constant. Got it? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो तुम्हारा Kp की वैल्यू भी जो है, यहाँ पर Kp जो है सिंस हम टेम्परेचर के लिए ले रहे हैं, सीधा कांस्टेंट रखो, एट प्रेशर कांस्टेंट हटा दो यहाँ से, तो K के रेस्पेक्ट में ये बढ़ेगा और P के रेस्पेक्ट में भी ये बढ़ेगा। तो आप लोगों को दो तीन चीज हमेशा ध्यान में रखना है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन इन होमोजेनियस, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन इन हेटेरोजेनियस स्लो। आज जितना भी पढ़े हो आप लोग इसका घर पे एक बार रिवीजन कर लेना, मैं इस लेक्चर को भी रिकॉर्ड करके रख दूंगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो अभी पूछ सकते। मसावड़ा एनी डाउट? ऑनलाइन बच्चों आप लोगों के पास भी अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्या सब पढ़ा आज आप लोगों ने? मैं एक बार फिर से झलक दिखा देता हूं आप लोगों को, आप लोगों ने क्या सब आज पढ़ा। यहां से आप लोगों ने आज स्टार्ट किया, ये फर्स्ट स्लाइड है हमारा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, the last one 16th। टोटल आज हमने इतना तक पढ़ा। अगर किसी को डाउट नहीं है तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जब आप लोग फिजिकली आएंगे, क्योंकि आज तो कोई आए नहीं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग केमिस्ट्री क्लासेस। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।